हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, बड़ी खबर है। इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है 17 मेंबर्स का ट्राई नेशन सीरीज के लिए, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई के बीच में खेली जाएगी। और एशिया कप के लिए, जो कि 9 सितंबर से खेला जाएगा यूएई में ही। तो एशिया कप के लिए और ट्राई नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपना 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। कुछ बड़े नाम नहीं हैं। ऑब्वियसली हमें मालूम था कि कौन से नाम इसमें नहीं होने वाले हैं। डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले आपके सामने स्क्वाड है। सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हैरिस रऊफ हैं, हसन अली हैं, हसन नवाज हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं, मोहम्मद नवाज हैं जो कि शादाब खान की जगह पे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई है भाई। मेरा फेवरेट प्लेयर, फेवरेट बॉलर पाकिस्तान की क्रिकेट में। साहिबजादा फरहान जो कि पिछले 6 मैचेस में से 3 में मैन ऑफ द मैच रहा है। सैम अयूब, एक्सेप्शनल टैलेंट पाकिस्तान का। सलमान मिर्ज़ा, जिसने कि बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था बांग्लादेश वाली सीरीज़ में और पीएसएल के आखिरी मैचेस में। ऑब्वियसली शहीन शाह अफरीदी हैं, सुफियान मुकीम है। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम एक साथ एक ही स्क्वाड में हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से। बट ये एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि यूएई पहले तो शारजा में होनी है ट्राई नेशन सीरीज, उसके बाद दुबई में और अबू धाबी में मैचेस हैं एशिया कप के। तो वहाँ पे ये दोनों हमें अगर एक ही स्क्वाड में दोनों देखने को मिले तो इसमें जो है कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। तो अब एक एक करके बात करते हैं इन सभी प्लेयर्स में। पहले बात कर लेते हैं जो कि सब वेट कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बारे में कि मैं बात करूं। यार, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इस स्क्वाड में नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने नहीं होना था। उनके पास एक मौका था वेस्ट इंडीज वाली सीरीज का, एक अच्छी परफॉर्मेंसेस देके कुछ प्रूव करने का, बट वैसा नहीं कर पाए। उनके पास एक मौका था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि माइक हैसन और आकिब जावेद, जो कि इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो है आप हेड कह लीजिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो है बाबर आजम से सवाल भी किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये क्यों नहीं है टीम में। उन्होंने रीज़न एक ही बताया है इनका टीम में ना होने का, कि इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है। खासकर बाबर आजम के बारे में बोला कि इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है और ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट के मसले हैं। और उन्होंने ये कहा कि इनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, जब ये टारगेट्स अपने अचीव कर लेंगे ऑब्वियसली ये टीम में आ जाएंगे। आकिब जावेद ने भी यही कहा है कि जब कुछ सवाल हुए मीडिया वालों की तरफ से, उन्होंने यही कहा कि आपको ऐसा पता नहीं क्यों नहीं लग रहा कि हम बाबर और रिजवान को T20 टीम में नहीं लाना चाहते। उन्होंने ये कहा कि उनको टारगेट्स दिए गए हैं और टारगेट्स अगर वो अपने अचीव करते हैं और जो उनको दिया गया है काम अगर वो कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो टीम में आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये ऐसा ही होना चाहिए था। उनकी परफॉर्मेंसेस हाल में कोई उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, कोई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जिसके बेस पे कि उनको वापस लाया जाए। कोई उतना बड़ा है नहीं कोई भी। आप कह सकते हैं कि एक काम जो उन्होंने ऐसा कोई किया हो T20 में, ओडीआई क्रिकेट में या टेस्ट में आप लगा लें, कुछ ऐसी कोई इम्पैक्ट वाली बैटिंग करी हो, इम्पैक्ट इनिंग्स खेली हो जिसकी बेस पे उनको लाया जाए। तो ये बात रही बाबर और रिजवान की। अब बाकी एक एक करके बाकी सभी प्लेयर्स पे बात करते हैं। सलमान अली आगा कप्तान है, ऑब्वियसली वही कप्तान होने वाले थे। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है यार सलमान अली आगा ने। अगर मैं कहूँ तो उनके पिछले कुछ मैचेस जो कि लाहौर में एक सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, विद द बैट और एज ए कैप्टन बड़ा ही इम्प्रेस किया था। अपने आप के नंबर जो है बैटिंग ऑर्डर में चेंज करते नजर आए हमें। और उसके बाद जब बांग्लादेश वाली सीरीज़ एक मैच अगर हम देखें तो वहाँ पे कप्तानी पहले मैच में बड़ी ख़राब रही थी। अपने आप को बहुत ऊपर लेके आए थे बैटिंग करने में, और उसका रीज़न भी मुझे एक नज़र आता है कि वो पिच कुछ ऐसी थी, थोड़ी सी बॉलिंग कंडीशंस को फेवर करती थी। बट वहाँ पे जो आके जो शॉट्स खेलते नजर आए सलमान अली आगा, वो अजीबोगरीब थे। वहाँ पे कुछ समझ नहीं आई। और उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ में अच्छी कप्तानी करते नजर आए हमें। अगेन बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को नीचे किया, ऊपर लेके आए। लाइक हसन नवाज, मोहम्मद नवाज को, मोहम्मद हारिस को ऊपर लेके आते रहे हैं। तो विद द बैट भी उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया है अपने आप को। जिस तरह से इम्प्रूव किया है सलमान अली आगा ने,
वो काबिल तारीफ़ है। तो ये एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट और ट्राई नेशन सीरीज़, ये दोनों आप कह सकते हैं बड़े टूर्नामेंट्स हैं, और यहाँ पे एक मौका है सलमान अली आगा के लिए। कम से कम आपको 4 मैचेस, अगर फाइनल नहीं पहुंचती है पाकिस्तान, 4 मैचेस ट्राई नेशन सीरीज़ में खेलें मिलेंगे। अगर फाइनल पहुंच जाते हैं तो 5 मिलेंगे, और कम से कम 5 मैचेस आपको एशिया कप के अंदर मिलने वाले हैं। यानी 10 मैचेस हैं, ये सारे यूएई के अंदर खेलने हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो शारजा में जाके कैंप लगाने वाली है ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के लिए। जो भी तैयारियां हैं ये वहाँ पे करेंगे जाके। यानी 29 तारीख से ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाली है, 6 दिन पहले ये वहाँ पे चले जाएंगे, जिसमें कि 3-4 दिन का इनकी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह ये वो रहेंगे, ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे। तो ये बात रही सलमान अली आगा की। उसके बाद पहले ना बैटर्स की बात करते हैं। बैटर्स में मैं सलमान अली आगा की बात कर चुका हूँ यार। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ओपनिंग करते हमें शायद नज़र आए साहिबजादा फरहान और सैम अयूब। साहिबजादा फरहान की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से इन्होंने पिछले 6 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 6 में से 3 मैचेस में ये जो है ये मैन ऑफ द मैच रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और बड़ी ही एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स इन्होंने खेली है पाकिस्तान की तरफ से। पहले तो 3 मैचेस लगातार इन्होंने खेले वहाँ पे बांग्लादेश वाले, उसके बाद बांग्लादेश में जाके 2 मैचेस खेले हैं, 1 मैच बांग्लादेश में खेला, 2 मैचेस इन्होंने फिर वेस्ट इंडीज़ में खेले। तो बहुत 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 ज़्यादा इन्होंने इम्प्रेस किया है विद द बैट, और एक्सेप्शनल टैलेंट आप कह सकते हैं। शुरुआत में जिस तरह से फेल होते रहे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में फेल हुए, फिर जिम्बाब्वे में फेल हुए, इनको अपने नंबर पे बैटिंग नहीं कराई गई, तो ये एक मौका है फरहान के लिए दोबारा से अपने आप को साबित करने का और अपनी जगह पक्की करने का टीम के अंदर। उसके बाद सैम अयूब का कोई उतनी अच्छी फॉर्म यार मुझे लगी नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी नहीं लग रही है यार सैम अयूब की फॉर्म जिस तरह से पिछले कुछ आधे मैचेस में रहे हैं। कोई एक आधे मैच में परफॉर्म कर जाते हैं, फिर 2-4 मैचेस में फेल हो जाते हैं। तो ये एक फिर से एक बड़ा मौका है सैम अयूब के पास। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाहर हो जाएंगे, एक मौका है अपने आप को साबित करने का। जिस तरह से इंजरी से पहले उसकी परफॉर्मेंसेस थी सैम अयूब की, काबिल तारीफ थी। ओडीआईज के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, फिर T20 और ओडीआईज के अंदर वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वो काबिल तारीफ था जिस तरह से परफॉर्म किया था सैम अयूब ने। तो एक और टैलेंट पाकिस्तान के पास है, और ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे हमें ऑब्वियसली ट्राई नेशन सीरीज में कम से कम ये दोनों फरहान और सैम अयूब। फ़खर जमान उस तरह से परफॉर्म अभी नहीं कर पाए हैं यार, जिस तरह से T20s के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए थी, और जिस तरह से ओडीआई का वो इतना तगड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है, अपने दिन पे वो अकेला मैच साइड पे कर सकता है यार, उस तरह की परफॉर्मेंस T20 में नहीं है। एक मैच अच्छा गया था इनका T20 में बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो पहला मैच था, बट पाकिस्तान वहाँ पे हार गई थी। तो फ़खर जमान के लिए भी एक मौका है, जो भी मैच इनको मिले वहाँ पे खेलने के लिए, प्लेइंग 11 में जगह मिले तो परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है हमारे पास मोहम्मद हैरिस हैं टीम में, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। तो एक बड़ा अच्छा टैलेंट है यार। मुझे अभी भी याद आता है 2022 का वर्ल्ड कप, जिस तरह से पाकिस्तान को अपने दम पे एक वापसी करवा दी थी वर्ल्ड कप के अंदर। रबाडा, लुंगी, अनगीडी को जिस तरह से छक्के लगाए थे, वो फाइन लेग के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, अकेले अपने दम पे जिस तरह से वापसी करवा दी थी पाकिस्तान को। और उसके बाद टीम में नहीं आते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर शो कर देता है मोहम्मद हैरिस, और न्यूजीलैंड में एक मैच में बड़ी तगड़ी शुरुआत करके देता है। तो कुछ ये एक अच्छा बैट्समैन है, अच्छा टैलेंट है। तो मेरा ख्याल है टीम में इसकी जगह बिल्कुल बनती है, प्लेइंग 11 में ये बंदा होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक अच्छा एडिशन है। उसके बाद आते हैं हसन नवाज। हसन नवाज की यार मैं क्या ही बात करूं यार। हसन नवाज जब से टीम में आया है ना भाई, पहले तो लग रहा था, जो न्यूजीलैंड का टूर था वहाँ पे लग रहा था कि भाई इसको लाने में जल्दी कर दी है पाकिस्तान में, अभी ही इज़ नॉट रेडी। तो बट उसके बाद जिस तरह से घर पीएसएल हुआ, पीएसएल में जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में इसने परफॉर्मेंसेस दी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए जिस तरह से घर वाली जो सीरीज़ थी, इतनी तगड़ी बैटिंग करी मोहम्मद नवाज ने, एक्सेप्शनल बैटिंग करी, और उसके बाद एक मिडिल ऑर्डर का एक तगड़ा बैट्समैन बन के सामने आया है। उसके बाद ओडीआईज की बात अगर मैं करूं, वेस्ट इंडीज़ के अंदर जिस तरह से पहला मैच अपना ओडीआई मैच डेब्यू कर रहे थे, पहला ही मैच जितवाया
पाकिस्तान को 63 नॉट आउट किया 54 बॉल्स में, मैन ऑफ द मैच भी बने। तो बहुत बहुत अच्छा टैलेंट है मोहम्मद अपना हसन नवाज भी। उसके बाद ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। 4 ऑलराउंडर्स यहाँ पे टीम में नज़र आ रहे हैं। खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद नवाज हैं, हुसैन तलत हैं, फ़हीम अशरफ हैं। सबसे पहले बात करूँ खुशदिल शाह की वापसी हो रही है यार। वेस्ट इंडीज़ वाले टूर में, वेस्ट इंडीज़ वाली टीम में स्क्वाड में नहीं थे, उसके बाद अब वापसी हो रही है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज आते हैं जो कि शादाब खान की जगह पे हैं। मोहम्मद नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है यार वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में, जो कि ओडीआई हों चाहे वो अपने T20s हों, एक्सेप्शनल बॉलिंग करी है मोहम्मद नवाज ने, स्पेशली T20s में। और दूसरे ओडीआई में तगड़ी बॉलिंग करी थी। 2 की आई थिंक इकॉनमी के साथ रन्स दिए थे इसने और विकेट्स भी लिए थे 2। बट उसके बाद तीसरा मैच कोई उतना खास अच्छा गया नहीं है। बट स्टिल मोहम्मद नवाज की जिस तरह से वापसी रही है, आप कह सकते हैं कि अच्छी वापसी रही है। अभी फ़िलहाल तक अच्छी बॉलिंग करी है और विद द बैट भी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंसेज, 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेज इसने दी हैं। उसके बाद हुसैन तलत, यार हुसैन तलत की ना मुझे T20 में समझ नहीं आती हुसैन तलत क्यों है T20s में। अभी तक कोई उतनी खास परफॉर्मेंसेज इसकी रही नहीं है। PSL भी कोई उतना खास गया नहीं है। 4-5 साल हो गए हैं इसको खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को इसने ओडीआई में तो खैर 2019 में डेब्यू किया था, एक ही मैच के बाद बाहर कर दिया गया था इसको। और उसके बाद अब वापसी हुई है इसकी, T20s में भी हुई है और ओडीआईज में भी हुई है। मुझे इसकी समझ नहीं आती यार। हुसैन तलत इज लोग मोर लाइक एन एंकर प्लेयर यार। और बॉलिंग में तो कोई इतना कोई खास बॉलिंग इसकी है नहीं है, बस फेंकता ही है बॉल और तो कुछ खास है नहीं है हुसैन तलत। बाकी जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक एक एंकर प्लेयर है। एंकर प्लेयर आपकी टीम में प्लेइंग 11 में ऑलरेडी मौजूद होता है सलमान अली आगा। तो मुझे हुसैन तलत कहीं भी फिट होता नज़र नहीं आ रहा टीम में। उसके बाद फ़हीम अशरफ, वेरी हैंडी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ हमें आई थिंक खेलने को उतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे प्लेइंग 11 में यूएई के अंदर, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज़ हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की। या तो हमें मोहम्मद नवाज खेलते नज़र आएंगे या तो हमें अपना खुशदिल शाह खेलते नज़र आएंगे। लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं, लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर हैं खुशदिल शाह। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है मोहम्मद नवाज एक 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 एक्सपीरियंस हैं थोड़े, तो इन दोनों में हो सकता है रोटेशन पॉलिसी पे इनको जो है वो खिलाया जाए, टीम में लाया जाए। बाकी फ़हीम अशरफ का मैं श्योर नहीं हूँ कि वो टीम में खेलेंगे, कंटिन्यूसली खेलेंगे। हाँ, एक आधा मैच हो सकता है अबू धाबी वाला, उसमें शायद हो सकता है वो खेल लें, दुबई में या हो सकता है खेल लें। बाकी शारजा ट्राई नेशन जो सीरीज़ है उसमें आई थिंक मुझे खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए। मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, इन दोनों में से कोई एक ऑलराउंडर अगर आपको खिलाना ही है तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो सुफियान मुकीम और अबरार अहमद हैं टीम में। बिल्कुल इनका होना बनता था यार, दोनों का होना बनता था। यूएई में आपकी ट्राई नेशन सीरीज भी है और एशिया कप भी है, वहां पे इंडिया भी स्क्वाड अनाउंस करेगा 1-2 दिन में। इंडिया का भी स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। तो जिस तरह से हमने पहले चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, इंडिया का जो स्क्वाड था वो स्पिनर्स के साथ लैस था बिल्कुल। तो उसी वहीं पे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो एक ही स्पिनर के साथ उतरे थे और अबरार अहमद के साथ, और उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दी थी आपको पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। खैर 2 ही मैचेस हुए थे पाकिस्तान के, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें अच्छी बॉलिंग करी थी, आई थिंक 30-32 रन दिए थे। इंडिया वाला जो मैच था उसमें 22-23 रन दिए थे पूरे 10 ओवर्स में। तो वहाँ पे विराट कोहली ने भी उसको अप्रिशिएट किया था उसकी बॉलिंग के लिए। तो अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद एक अच्छा ऑप्शन है। आप जा सकते हैं अबरार अहमद के पास, साथ होना बनता है टीम में। आप प्लेइंग 11 में होना बनता है, खासकर जब आप यूएई के अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद सुफियान मुकीम एक लेफ्ट हैंडर चाइनामैन बॉलर आप कह सकते हैं, जस्ट लाइक कुलदीप यादव। ऐसे बॉलर बड़े कम होते हैं यार। वेस्ट इंडीज़ का एक पुराना बॉलर होता था, डेव मोहम्मद होते थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रैड हॉग होते थे। और उसके बाद आप कह सकते हैं इंडिया के पास कुलदीप यादव हैं। तो इनके पास लाइक सुफियान मुकीम है और एक और इनका बॉलर है यार, फैसल अकरम करके है बच्चा, वो भी अच्छी बॉलिंग करता है, चाइनामैन बॉलर आप कह सकते हैं इसको। तो बैक ऑफ द हैंड जिस तरह से बॉल करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है अभी तक सुफियान मुकीम ने।
अपना जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ हुई है उसमें भी बांग्लादेश वाला एक मैच आई थिंक इसको मिला था, उसमें भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। उसके बाद आप देख लें साउथ अफ्रीका में एक ही मैच मिला था, वो वहाँ पे मार पड़ गई थी, उसने डेविड मिलर ने उसको मारा था। तो तकरीबन तकरीबन इसने अच्छी बॉलिंग करी है, बहुत इंप्रेस किया है सुफियान मुकीम ने। उसके बाद तेज़ बॉलिंग पे आ जाते हैं, हमारे पास वसीम जूनियर की वापसी हुई है यार। मैं बहुत खुश हूँ वसीम जूनियर के आने से। वसीम जूनियर यार, उसके अंदर ना एक चीज़ नज़र आती है, वो वो पूरा फोकस्ड रहता है यार, पूरी जान लगा के वो बॉलिंग करता है, अपना 100% डालने की कोशिश करता है यार मैच के अंदर ना, गेम के अंदर। तो वसीम जूनियर एक एक अच्छा अच्छा ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है। फिलहाल वो डार्विन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हाई एंड T20 सीरीज, टॉप एंड T20 सीरीज चल रही है, वहाँ पे खेल रहा है। 23-24 को आई थिंक ये वापस आ जाएगा, सीधे यूएई आएगा, वहाँ पे टीम को ज्वाइन करेगा। तो वसीम जूनियर की वापसी देख के मैं बहुत खुश हूँ यार। वसीम जूनियर आई थिंक इसको प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए। सलमान मिर्ज़ा, शहीनशाह अफरीदी और वसीम जूनियर, आई थिंक उसके बाद हसन अली भी हैं, हैरिस रऊफ भी हैं। तो कौन किसको जगह मिलेगी ये तो कह पाना मुश्किल है, बट स्टिल देखते हैं यार क्या होता है आगे। वसीम जूनियर इज़ अ वेरी वेरी हैंडी बॉलर, बहुत तगड़ा बॉलर है यार। 4 ओवर T20 में तो इसका कोई मैच नहीं है यार मेरे हिसाब से। ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड यार। उसके बाद हसन अली बहुत बेहतरीन फॉर्म में है यार। अभी एक मैच उनका ख़राब गया था, वेस्ट इंडीज़ वाला पहला जो T20 आई था, बट उसके बाद उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। ओडीआई में भी एक मैच, 2 मैच उसको मिले हैं, वह अच्छी बॉलिंग करी है उसने। और हैरिस रऊफ को आप कैसे भूल सकते हैं, कैसे बाहर रख सकते हैं यार। हैरिस रऊफ एक एक ऐसा बॉलर है जो टीम के अंदर हर एक टीम चाहती है कि ऐसा बॉलर उनके पास टीम में प्लेइंग 11 में हमेशा रहे, जो कि 140-50, 147-48 को हमेशा टच करता है बॉलिंग स्पीड को। और एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पीड के साथ अगर कोई आपके साथ आपके बॉलिंग करता है, आपके स्क्वाड में है, तो एक एक आपके पास ना एक एक्स्ट्रा एज रहता है। एक पेस के साथ बॉल को खेलना हर एक बैट्समैन के बस की बात नहीं होती है। तो एक एक एक्स्ट्रा एज रहता है। और एक पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो विकेट टेकर है। मार बेशक उसको पड़ जाती है, बट वो एक एक ना विकेट टेकर है। और T20s में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर वही है, हैरिस रऊफ। एक एक्सपीरियंस बॉलर है। हाँ, मार उसको पड़ती है, कभी एक आध मैच उसका चला जाता है अच्छा, बाकी उसको मार पड़ती है हमेशा। कई बार तो इतनी ख़राब बॉलिंग करता है तो अपना सर खुद पकड़ के बैठ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया है। तो हैरिस रऊफ आप इसको बाहर नहीं रख सकते, ये उनका खेलना बनता है। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा ने बहुत इम्प्रेस किया यार। 3 मैचेस हुए हैं, बांग्लादेश वाले मैचेस खेला था, उसके बाद उससे पहले 4-5 मैचेस इसने PSL में खेले थे। खासकर जो ब्रेक के बाद जो मैचेस हुए थे बाद में, बड़ी तगड़ी इसने बॉलिंग करी थी यार, अपने दम पे मैचेस जितवाए थे PSL को, लाहौर कलंदर्स को। तो अभी कोई उतना खास, कोई उतना ज़्यादा बड़ा हमारे पास वो है नहीं है इसकी परफॉर्मेंसेस या इसके मैचेस जिसकी बेस पे कि हम डिफाइन कर पाए। हम वही देखेंगे PSL या जो 3 मैचेस इसने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले थे। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग इसने करी है, बहुत अच्छा बॉलर है यार। सलमान मिर्ज़ा और शहीन अफरीदी और हैरिस रऊफ अगर एक टीम में खेलते हैं तो ये बहुत बहुत घातक हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए यार, बहुत तगड़े हो सकते हैं। आई थिंक सलमान मिर्ज़ा को कम से कम ट्राई नेशन सीरीज़ में ट्राई करना चाहिए यार। ट्राई नेशन सीरीज़ का हर एक मैच सलमान मिर्ज़ा को खेलना चाहिए। बाकी आप शहीनशाह अफरीदी और हैरिस रऊफ को रोटेट कर सकते हैं विद हसन अली और वसीम जूनियर के साथ। तो सलमान मिर्ज़ा को पूरे मैचेस मिलना बहुत ज़रूरी है। शहीनशाह अफरीदी कोई उतनी अच्छी खास फॉर्म में नहीं है, बट बीच में 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेज शहीनशाह अफरीदी ने दी हैं, शुरुआत में विकेट्स भी निकाली हैं। तो वो वेस्ट इंडीज़ वाला एक दूसरा मैच जो था, पाकिस्तान हार गई थी दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ से, तो वहाँ पे शहीनशाह अफरीदी आई थिंक वो रन्स नहीं बचा पाए थे। आई थिंक 9 रन्स 7-8 रन्स बचाने थे। बट शहीनशाह अफरीदी जैसे बॉलर से उम्मीद यही की जाती है कि वो 7-8 रन्स 1 ओवर में बचा के दें, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर अगर देखा जाए तो।
तो शहीनशाह अफरीदी भी स्क्वाड में है, बहुत अच्छी बात है यार। शहीनशाह अफरीदी को आप बाहर नहीं रख सकते। एक आप वो खैर वो तो अपने आप को प्रीमियम बॉलर कहता ही है कि मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, बट उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है। बट स्टिल ही इज़ वो पाकिस्तान का एक एक आप कह सकते हैं कि प्रीमियम फास्ट बॉलर ही है उनके लिए। तो फॉर्म ऊपर नीचे चलती रहती है यार। स्पीड भी, पेस भी कम हुआ है उसका ऑब्वियसली। एन बिशप जो वेस्ट इंडीज़ के कमेंटेटर हैं वो भी कहते रहे हैं। रवि शास्त्री ने भी कितनी बारी बोला है, बाजिद खान है उन्होंने भी बहुत बारी पॉइंट आउट किया है इस चीज़ को। बट स्टिल वो जो 2022 की जो इंजरी थी उसकी, उसके बाद वो अभी उस तरह से वापसी उसकी नहीं हुई है। हाँ, बीच में 3 4 5 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें उसने अकेले मैच जितवाए हैं विकेट्स लेके। बट स्टिल शहीनशाह अफरीदी से एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं यार। तो ये था स्क्वाड के बारे में। जो 2 लोग नहीं हैं टीम में, आई थिंक उनको होना चाहिए था मेरे ख्याल में। अब वो किसकी जगह होना चाहिए था वो तो खैर मैं मेरे लिए डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मोहम्मद इरफान खान नियाजी, मोहम्मद इरफान खान नियाजी का होना बहुत एक एक अच्छा एडिशन हो सकते थे मोहम्मद इरफान खान नियाजी। मैं ये कह सकता हूँ कि आप फ़हीम अशरफ या हुसैन हुसैन तलत की जगह पे आप मोहम्मद इरफान खान नियाजी को रख सकते थे टीम में। क्योंकि हुसैन तलत की मुझे कोई समझ नहीं आती यार, टी20 में उसकी मुझे कोई समझ नहीं आती है वो क्यों है टी20 के अंदर। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा, उसको डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक प्लेयर की एक खासियत होती है कि वो किस किस फॉर्मेट में बेहतर है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टी20 में वो बेहतर नहीं है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो ओडीआईज में बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा बैटर है, मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत अच्छा खेल सकता है ओडीआईज में। तो मोहम्मद इरफान खान नियाजी को आई थिंक हुसैन तलत की जगह होना चाहिए था। उसके बाद अब्बास अफरीदी अगर होता इनके स्क्वाड में, तो एक स्क्वाड ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता। अब किसकी जगह होना चाहिए था, सलमान मिर्ज़ा की जगह होना चाहिए था या और किसी की जगह होना चाहिए था, ये आप मुझे बताएं कमेंट करके वीडियो में कि अब्बास अफरीदी को किसकी जगह होना चाहिए था। बट अब्बास अफरीदी ना ही एशिया कप के लिए है ना ही ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए है। ये एक ही स्क्वाड है जो भी है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए। तो अब्बास अफरीदी भी टीम में नहीं है। बस बाकी स्क्वाड बहुत अच्छा है यार, बहुत तगड़ा स्क्वाड है पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। यंग बच्चे हैं, बीच में एक्सपीरियंस का भी मिक्सचर है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्क्वाड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और अच्छी क्रिकेट की उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड